अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ राबिया हसन, यू वाचिंग एंटरटेनमेंट पाकिस्तान। आज हमने रिव्यू करना है उम्र अयार अ न्यू बिगिनिंग। इट वाज अ हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म। 2021 से हम इसका जिक्र सुन रहे हैं और ऑडियंस को बड़ा इंतज़ार था इस फिल्म का। फाइनली ईद उल अज़हा के मौके पे इसे रिलीज़ किया गया है और इसे जो है लिखा है आतिफ सिद्दीकी ने। वी आर चिली प्रोडक्शंस और जुबिलेंट प्रोडक्शन की ये कोलैबोरेटिव ये काविश है अलॉन्ग विद हुमा जमील और जे खान हुआ वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑल्सो। और इसे डायरेक्ट किया है असफर जाफरी ने। असफर जाफरी जो है इज़ अ मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट। इनकी एक इंडिपेंडेंट फिल्म आई थी सया, उससे भी काफ़ी लोग वाकिफ़ हैं। फिर ही इज़ अ स्क्रीन राइटर, ही इज़ अ VFX आर्टिस्ट, ही इज़ अ वॉइस आर्टिस्ट ऑल्सो। अलायार एंड द लेजेंड ऑफ मार 4 में और अलायार एंड द 100 फ्लावर्स ऑफ गॉड में जो एक कैरेक्टर था हीरो, उसकी आवाज़ इन्होंने दी थी। एंड ही वाज आल्सो द हेड ऑफ द एनिमेशन डिपार्टमेंट। तो बहुत डिफरेंट डाइवर्सिफाइड किस्म की जो है एक्टिविटीज़ में ही इज़ इंगेज्ड। उम्र अयार जो है बेसिकली ये जो इनकी फ़िल्म अब आई है, ये एक पर्शियन नावल में एक कैरेक्टर है उम्र अयार, उस पर बेस करती है, जिसकी डिटेल हम आगे जाके थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ द फिल्म दैट वी आर गोइंग टू रिव्यू टुडे। बड़ा मशहूर पर्शियन नावल है हमज़ा नामा या दास्तान अमीर हमज़ा, जिसे अकबर बादशाह के दौर में लिखवाया गया और हम सब ने ये नाम तो सुना हुआ है। फिर बहुत सालों बाद इसकी उर्दू ट्रांसलेशन की गई जो कि मोहम्मद हुसैन जहाँ ने की थी और उस किताब का नाम तिलिस्मी होशरुबा रखा गया। इट वाज बेसिकली अ सीरीज़ ऑफ स्टोरीज़ जिसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, उनके डिफरेंट एडवेंचर्स थे और उन्हीं स्टोरीज़ के अंदर एक फिक्शनल कैरेक्टर था उम्र अयार। उम्र अयार बेसिकली जो था वो एक आप कह लें कि रॉबिन हुड टाइप का जिस तरह कैरेक्टर होता है उस टाइप का कैरेक्टर था। ही वाज अ थीफ, ही वाज अ ट्रिक्स्टर। लेकिन उसका काम जो था कि अमीरों से पैसा लूट के वो गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करता था। फिर उसके पास एक जादुई कालीन भी था और उसके पास बड़ी सुपर पावर्स भी थी। और उसके पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक बैग भी था, एक थैला था, जिसे वो जंबील बुलाता है और उसके अंदर दुनिया जहान की चीज़ें मौजूद होती हैं। जब उसे चाहिए होता है वो निकाल लेता है उसके अंदर से। सो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये कैरेक्टर था जिसके इर्द गिर्द जो है जब वो एडवेंचर्स पे जाता है तो बड़े डिफरेंट एनकाउंटर्स भी वो उसके होते हैं। कभी किसी जादूगर से, कभी किसी जिन से, कभी किसी परी से। और कोकाफ का जिक्र जो है वो भी इसी किताब का वो हिस्सा है, इन्हीं स्टोरीज़ का वो हिस्सा है। इसी फिक्शनल कैरेक्टर से इंस्पायर होकर इस फिल्म की बुनियाद रखी गई है। अब इसमें कास्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें मेन लीड में जो हैं वो हैं उस्मान मुख्तार जो अमर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। फिर इसमें सनम सईद हैं, अली काज़मी हैं, सलमान शौकत हैं, जो कि अयार वाली जो टीम है उसके मेंबर्स हैं। फिर इसमें जो है मंजर सहबाई ने भी एक रोल इसमें प्ले किया, एक वाइज मैन का, ओल्ड मैन वाइज का रोल उन्होंने प्ले किया है। और इसमें जो विलन का कैरेक्टर प्ले किया है वो प्ले किया है फ़रहान ताहिर ने, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है जो। और उसका जो इनका जो कैरेक्टर है वो एक जादूगर का कैरेक्टर है, बड़ा ख़तरनाक जादूगर जिसका काम अयारों के हर काम के अंदर रुकावट डालना है, उनको तंग करना है। और इनको सपोर्ट करती हैं फिर सना फ़खर, हु इज़ प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अ विच। और इसके अंदर एक छोटी सी एंट्री है, एक स्पेशल एक गेस्ट अपीयरेंस है हमज़ा अली अब्बासी की भी। वो फिल्म में किस पॉइंट पे आएगी वो आपको फिल्म देख के ही पता चलेगा। सो ये एक बेसिक कास्ट है इस फिल्म की। सो द फिल्म इज़ सेट इन करंट टाइम्स। इसको मिडीवल टाइम्स में नहीं दिखाया गया एंड आई बिलीव कि उसकी शायद एक वजह ये है कि डायरेक्टर की या फिल्म मेकर्स की अटैम्प्ट है टू इंगेज द यंगर ऑडियंस, स्पेशली जिन लोगों ने दास्तान मीर हमज़ा नहीं पढ़ी हुई, ताकि वो इसके साथ कोई अपना एक कनेक्शन बना सकें या अपनी नज़र से इस फिल्म को देख सकें। फ़िल्म जो है उसके अंदर जो मेन लीड कैरेक्टर है उस्मान मुख्तार का, वो एक प्रोफेसर का कैरेक्टर है अमर, हु डज़ नॉट बिलीव इन सुपरनैचुरल। और फिर उसके साथ कुछ डिफरेंट किस्म के वाक़यात होते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, उसको क्या क्या चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं। और फिल्म के अंदर फिर वो कहानी उस हिसाब से जो है वो आगे फिर वो मूव करती है। और कहानी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि जब हम कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किसी भी चीज़ से कंटेंट उठाते हैं, वेदर इट्स अ नॉवल, अगर आप अडेप्टेशन बना रहे हैं या आप कोई भी आप किसी एग्जिस्टिंग चीज़ से आप इंस्पिरेशन उठा रहे हैं, तो उसमें फिर फिल्म के अंदर दो अप्रोचेस हो सकती हैं। एक तो ये कि आपने फैक्ट्स एज इट इज़ उठा लिए और आपने उनको फिल्मी रंग दे के उनको अच्छे तरीके से एक प्रेजेंटेशन उनकी बना के फिल्म बना के आपने उसको चला दिया। दूसरी अप्रोच ये होती है कि जिसको हम सिनेमा की ज़बान में
फ़िल्म की ज़बान में जिसे हम सिनेमैटिक लिबर्टी कहते हैं, उसमें फिर ये होता है कि फ़िल्म मेकर्स जो हैं वो उसके अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, कोई फिक्शन डालते हैं, कुछ फ़िल्टर करते हैं, कुछ तोड़-फोड़ भी करते हैं और फिर उससे एक नई चीज़ निकालते हैं। यू नो दे जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। जब आपके पास इतना सारा कंटेंट मौजूद होता है तो आई एम श्योर उसमें फिर क्या रखना है, क्या नहीं रखना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एंड आई एम श्योर कि ये चैलेंज जो है ये इस फ़िल्म के डायरेक्टर को भी ज़रूर पेश आया होगा। बिकॉज़ जब फ़िल्म चलती है तो वन डज़ फ़ील कि यू नो द स्टोरी कुड हैव बीन मोर इंटरेस्टिंग, इट कुड हैव बीन मोर कोहेसिव। ख़ास तौर पे हमारी जनरेशन के जो लोग हैं जिन्होंने ये बुक्स पढ़ी हुई हैं, जो फ़ैमिलियर हैं इन सारी स्टोरीज़ से, दे हैड अ वेरी डिफरेंट व्यू ऑफ उम्र अयार और वो एक्सपीरियंस ही बड़ा डिफरेंट था। किताब पढ़ के ही आपको जो स्टोरीज़ पढ़ के ही आप यू गेट ट्रांसपोर्टेड इनटू अनदर वर्ल्ड एंड दिस इज़ व्हाट द फिल्म इज़ एक्चुअली सपोज टू डू। बट वो आई थिंक एक चीज़ जो थी वो इसके अंदर लैक कर रही थी। कैरेक्टर्स के हवाले से बात करें तो इसमें जो मेन लीड में कैरेक्टर है उस्मान मुख्तार का, वो एक उसमें एक सेल्फ डिस्कवरी का एक एस्पेक्ट है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन का एक फैक्टर है। उसमें हमें एक ट्रांजिशनल फेज़ उनका एक हमें नज़र आता है फ़िल्म के अंदर। उसमें जो उनके फर्स्ट हाफ में जो उनके कुछ सीन्स थे व्हेन ही इज़ स्टिल अ प्रोफेसर, तो काफ़ी मुझे बल्कि माइकल जे फॉक्स की एक झलक उनके अंदर नज़र आई। बैक टू द फ्यूचर वाला जो माइकल जे फॉक्स था, आई डू बिलीव कि दोनों की कुछ जॉ लाइन भी जो है वो सिमिलर सी लगती है मुझे। तो वो कुछ लग रहा था उस तरह का उनका पार्ट। बट फिर उनका जो एक ट्रांजिशनल एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक फेस था फ्रॉम हीरो टू अ सुपर हीरो, वो जो था वो एक बड़ा एक जर्नी हमें उसमें नज़र आता है। बट आई वुड से कि एक हीरो के पास जो एक सुपर हीरो होता है उसके पास ऑब्वियसली सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। ऑडियंस के लिए इट्स इनफ टू बिलीव कि उसके पास कोई एक सुपर नेचुरल पावर है, और जब आप एक दफ़ा दिखा देते हैं वो, तो फिर एडिशनल उसको कुछ और प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल अगर स्पाइडरमैन है तो हमें सबको पता है कि उसके पास वेब है और उसी के थ्रू वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करता है। वो जो भी उसके इंसिडेंट्स हैं वो उसने रिजॉल्व सारी चीज़ें उसी से ही करनी है। फिर हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो हैंड टू हैंड फाइट करने के लिए कहीं वो सीखने के लिए जाएगा वो। सो ये एक एस्पेक्ट मुझे लगा बड़ा ऑफ सा मुझे लगा उस फिल्म के अंदर बनाया सो कि वो उसको कुछ हैंड टू हैंड फाइट भी जो है वो हीरो जो सुपर हीरो है वो अटेम्प्ट कर रहा है सीखने की। आई थिंक दैट सीन वाज वेरी वेरी अननेसेसरी। और दूसरी बात ये कि अगर आप दिखाना चाह रहे हैं इस टाइप का सुपर हीरो जो कि ऐसी फाइट्स में भी इंगेज करता है, तो फिर आपको उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए था। यानी कि उसकी अपीयरेंस और जो उसकी फिजिक है उस पर भी काम करने की ज़रूरत थी, जो कि इसमें लैक कर रही थी। फिर जो इसमें विलन का कैरेक्टर प्ले किया है लाका फरहान ताहिर ने, वो एक तरह से इस रोल में बिल्कुल फिट नज़र आते हैं बिकॉज ही हैज़ दैट ऑरा। और फिर जिस तरह का उनको स्टाइलिंग उनकी की गई थी और जिस तरह का उनका पूरा गेटअप किया गया था वो बड़ा उसमें वो फिट लग रहे हैं उसके अंदर। एंड इज़ गॉट वेरी पावरफुल वोकल्स। लेकिन एक विलन का बड़ा एक रोब दबदबा होता है और उसमें सिर्फ उसकी फिजिकल अपीयरेंस मैटर नहीं करती बल्कि उसको डायलॉग्स भी जो हैं वो बड़ा उनका एक रोल होता है। तो आई बिलीव कि डायलॉग वाले मामले में जो है वो उनको इतने कोई इम्पैक्टफुल और पावरफुल किस्म के डायलॉग्स नहीं दिए गए। फिर इनके साथ जो इनके बाकी जो इनके कह लें एजेंट्स होते हैं या चेले होते हैं, उसमें सना फ़खर का भी एक पार्ट है, शी प्लेज द पार्ट ऑफ विच, तो वो भी ऑन स्क्रीन अच्छी लग रही थी वो भी। फिर अयारों वाली साइड पे जो सनम सईद हैं और अली काज़मी हैं और दे प्लेड देयर पार्ट वेल। जितना रोल जितना काम उनको दिया गया है उसी के मुताबिक उन्होंने अपना पार्ट जो प्ले किया है। एक जो कैरेक्टर इसमें था मंजर सहबाई का, वो ही प्लेज द ओल्ड वाइज गाय जो कि एक विजडम से भरपूर इंसान है और उसका काम जो है वो एक जो वाइज गाय का होता है फिल्मों के अंदर यूजुअली ओल्ड वाइज गाय, उस तरह का वो एक रोल है। लेकिन मुझे इसमें ये समझ नहीं आई कि अब यहाँ पे आके आई वुड लाइक टू डिवाइड द फिल्म इनटू व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिड नॉट वर्क। क्योंकि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हु ड्रेसेस अप लाइक बिल्कुल जैसे मुग़ल दौर में जिस तरह कैरेक्टर्स ड्रेसअप होते थे उस तरह का उसका एक एटायर है। लेकिन ही ऑल्सो स्पीक्स इन इंग्लिश और सो इट वाज काइंड ऑफ वेरी कंफ्यूजिंग कि आप
क्या बताना चाह रहे हैं कि ये कैरेक्टर जो है ये क्या पुराने दौर से बिलोंग करता है या ये नए दौर का है या ये, और फिर सब जो हैं, और अगर लोकेशन वाइज भी मैं बात करूं तो हमारे पास जो लोकेशंस हमें देखने को मिलती हैं उसमें एक किला नुमा बिल्डिंग है जिसके अंदर कंप्यूटर्स भी हैं। सो इस तरह की बहुत सारी जो एक कन्फ्लिक्टिंग और कंफ्यूजिंग किस्म की जो आइडियाज़ थे वो इस फिल्म के अंदर जो हैं वो मर्ज किए गए हैं, which were not really working well together. फिल्म की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है इसका VFX, जिसके बारे में बड़ी बात हो भी रही थी। पीपल वर एंटिसिपेटिंग अबाउट इट, पीपल आर स्टिल टॉकिंग अबाउट इट आफ्टर वॉचिंग द फिल्म, और एंड राइटली सो, बिकॉज असफर जाफरी जो है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, वो खुद एक VFX आर्टिस्ट हैं और इस डिपार्टमेंट में उनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो हमें नज़र आती है। उनकी आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी, उनकी एस्थेटिक सेंस, वो हमें नज़र आती है इस डिपार्टमेंट के अंदर, और उसमें कोई झोल नहीं है। हालांकि कुछ एक दो जगह रेपिटेशन भी हुई है, उस तरह के जो एक ख़ास किस्म का VFX था उसकी रेपिटेशन भी हुई फिल्म में, बट वो जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है इट्स फ्लॉलेस। तो उस डिपार्टमेंट के अंदर हमें कोई मसला नज़र नहीं आता। एंड आई ऑल्सो स्ट्रांगली बिलीव के पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स आर ट्राइंग टू टेक पाकिस्तान ऑन अ ग्लोबल स्केल नाउ, और मुझे लगता है कि हम टेक्निकली अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो भी गए हैं। वी कैन कम्पीट विद व्हाट्स हैपनिंग इन द इंटरनेशनल फिल्म वर्ल्ड। लेकिन जहाँ बात आ जाती है कहानी की, जहाँ बात आ जाती है स्क्रीन प्ले की, जहाँ बात आती है फिल्म के फ्लो की, फिल्म के हाइज एंड लोज की, कैरेक्टराइजेशन की, चॉइसेस ऑफ द लोकेशंस, चॉइसेस ऑफ द कॉस्ट्यूम्स, ये सारी चीज़ों की जब हम बात करें तो इतने ज़्यादा सवाल उठते हैं इस फिल्म को देख के। And while you're watching the film, you're constantly struggling and trying to make some sense के on screen पे क्या चल रहा है, what's going on in the story। जब आप बहुत एक पावरफुल एक जादूगर दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जिसके पास दुनिया को उल्टा देने की ताकत मौजूद है, तो फिर उसके गार्ड्स गन्स नहीं कैरी कर सकते। आई थिंक आई फाउंड इट वेरी वेरी आई कुडंट बिलीव इट। और इस फिल्म के थ्रू आई थिंक बहुत सारी जो हमारी बिलीवेबिलिटी है एज सिटिंग इन द सिनेमा एंड बीइंग द ऑडियंस एंड वाचिंग द फिल्म, वो हमारी बिलीवेबिलिटी बार बार चैलेंज हो रही थी। दिस इज़ नॉट व्हाट द फिल्म इज़ सपोज टू डू। द फिल्म इज़ सपोज टू टेक यू इनटू सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, और वहाँ पे जाके जो भी स्क्रीन पे हो हमें तो वो मानना चाहिए ना, लेकिन इसमें स्क्रीन के अंदर क्या क्या हो रहा था वो मैं बार बार खुद ही फिल्म चैलेंज कर रही थी। सो आई थिंक दैट इज़ नॉट अ गुड directorial approach and that is not good filmmaking। तो I think I really hope कि हम लोग अब टेक्निकली क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, हमारी सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी होती है, हम मतलब बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स में भी है इम्प्रूव्ड। आने वाले वक्तों में फैंटेसी का जो जॉनर मुझे लगता है वो बहुत एक्सप्लोर होने वाला है एज फार एज फिल्म मेकिंग इज़ कंसर्न और अदर आर्ट फॉर्म्स आर कंसर्न, बिकॉज अगर एज अ नेशन हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारी जो रियलिटी है वो बहुत बिटर होती जा रही है, बहुत पेनफुल होती जा रही है, और ऐसे में एस्केपिज़म जो है उससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं होता। तो आई डू बिलीव कि ये एक जॉनरा जो है ये एक्सप्लोर होगा मज़ीद। लेकिन एक और चीज़ मैं ये सोची थी कि अगर हमारे फिल्म वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा ट्रेंड भी शुरू हो जाए कि कोई जैसे बाहर के मुल्कों में स्क्रिप्ट डॉक्टर्स होते हैं और उनके पास स्क्रिप्ट ले के जाया जाता है और डिस्कस किया जाता है, तो अगर यहाँ पे भी वो रिवाज और ट्रेंड शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज उससे फिर हमारे स्क्रिप्ट के जो मसले मसाइल हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, वो स्टोरी के अंदर जो झोल आता है या प्रॉब्लम्स आती हैं वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगी। हैविंग सेड दैट, ईद उल अज़हा का क्योंकि मौका था तो फिल्म की जो ओपनिंग थी वो बड़ी अच्छी फिल्म ने की है, और फिल्म भी सिनेमाज में लगी हुई है। आप भी जाएं देखें, एंड डू लेट अस नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो।